नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम एक ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं जो कि है फ्लड इन इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे राइटिंग है और इसके अलग अलग पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये थोड़ा सा लंबा ऐसे होगा और आप लोग अगर चाहें, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे मेंशन हो कि इतने वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, तो आप देख देख कर जो लाइन उतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, कंपैरेटिवली उन लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने बड़ा लिखा है ताकि अगर 8 मार्क्स का भी आए तो भी आप इसे आसानी से लिख सकें। और एक और बात, अगर आपको एचडी पिक्चर चाहिए इन पेजेस का, इन 2 पेजेस का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। आइए अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से इसे समझना शुरू करते हैं। There are many natural calamities that create havoc in our lives. Flood is one such calamity which not only brings untold miseries to people, but because of its recurring nature, it leaves our country in ruins every year. तो ऐसी बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारे जीवन में तबाही लेकर आती है, और बाढ़ उन्हीं में से एक है जो ना सिर्फ हमारे लिए अचानक से मुसीबत लेकर आती है, बल्कि अगर बार बार बाढ़ आए तो हमारे देश को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। द रेवेजेस ऑफ फ्लड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो बाढ़ किस हद तक नुकसान पहुंचाता है हमें, इसके बारे में जितना भी बताए कम है। हम सबको तो पता ही है कि लोगों के घर उजाड़ देता है, खेत बर्बाद कर देता है और बहुत सी चीज़ों पे नुकसान पहुंचाता है बाढ़। फैक्टर्स ऑफ ऑकरेंस, यानी कि बाढ़ आने के कारण। देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स ऑफ रेगुलर ऑकरेंस ऑफ फ्लड इन इंडिया। इंडिया बीइंग इन द मानसून रीजन, the existence of many big rivers in different states, long stretch of mountainous region in the north and northeast। तो भारत में लगातार बाढ़ आने के मुख्य रूप से 3 कारण दिए गए हैं। पहला तो ये कि भारत मॉनसून रीजन में पड़ता है, यानी कि एक ऐसे जगह पर पड़ता है भारत जहां बारिश की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं, और भारत के उत्तरी इलाकों में और उत्तर पूर्वांचल के जो राज्य हैं उनमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में बारिश होता रहता है और बाढ़ भी होता रहता है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन द हार्ट ऑफ मॉनसून बेल्ट एंड एज अ रिजल्ट एक्सपीरियंसेस हेवी एनुअल रेनफॉल। Continuous rain causes the numerous streams and rivers of the vast plains of the north to overflow, which causes the flooding of the low-lying areas of the Gangetic and Brahmaputra plains। यानी उत्तर पूर्वांचल में हर बार भारी मात्रा में बारिश होता रहता है। और बहुत से लोगों को ये भी पता होगा कि जो चेरापूंजी नाम का जगह है, जो उत्तर पूर्वांचल के मेघालय राज्य में ही है, वो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले जगह में से एक है। यह शायद वही जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश होता होगा वहाँ पर। और ये जो पहाड़िया इलाके हैं ना, ये सारे के सारे पहाड़िया इलाके हैं उत्तर पूर्वांचल में। तो जब यहाँ पर पानी जमता है, यहाँ पर बारिश होता है, तो जो नीचे के इलाके हैं, जो डाउन फॉल्स हैं, वहाँ पे नीचे पानी गिरने के बाद वहाँ भी बहुत ज़्यादा बाढ़ का खतरा हो जाता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि जो लगातार बाढ़ आते रहते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा जाता है और बाढ़ भी ज़्यादा होता रहता है। रिजल्ट ऑफ फ्लड, तो बाढ़ का परिणाम क्या होता है, यह है हमारा अगला पॉइंट। फ्लड कॉजेज टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। In Assam alone, about 22.43 lakh hectares of land was flooded in June 2004 floods। तो बाढ़ जो है वो इंसान के जीवन को और उसकी संपत्ति को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ असम में ही 2004 के जो फ्लड्स आए थे, 2004 में जो बाढ़ आए थे, उसमें 22.43 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से डूब गया था पानी में। Thousands of people become homeless by these kind of floods. Properties worth crores, crops and other valuable things gets destroyed. The flood does a lot of damage to the bridges, roads and other communication links of many towns and villages. Because of the destruction of crops and other items,
the prices of essential goods increase and a scarcity of food and other stuffs occur, which leaves a negative impact on the economy of the country। तो जब इस तरीके का बाढ़ आता है तो हज़ारों लोग अपने घर खो देते हैं, करोड़ों रुपयों के प्रॉपर्टीज़, रास्ते, ब्रिजेस, फसल, खेत, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। शहरों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जब खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें भी बर्बाद हो जाती हैं, तब इन चीज़ों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से गरीब लोग भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। और जिन लोगों के पास मान लीजिए पैसा होगा भी, तो बाढ़ की वजह से उन्होंने खो दिया और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से एक ज़्यादा स्केर्सिटी दिखाई देती है। स्केर्सिटी यानी कि मान लीजिए अभाव दिखाई देता है सब जगह, और इस चीज़ की वजह से इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है देश के। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ मेजर्स, यानी कि बाढ़ से राहत के उपाय। तो देखते हैं ये क्या है। एज सुन एज द फ्लड ऑकर्स, द गवर्नमेंट डजंट टेक मच टाइम टू टेक रिलीफ मेजर्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो बाढ़ आने के तुरंत बाद ही सरकार द्वारा राहत का उपाय किया जाता है, जो कि दो तरीके के होते हैं आमतौर पर। पहला होता है शॉर्ट टर्म मेजर्स और दूसरा लॉन्ग टर्म मेजर्स। यानी कि एकदम इमरजेंसी के टाइम पे एकदम साथ साथ ही बाढ़ आया है मान लीजिए अभी अभी, और अभी अभी क्या क्या सामग्री दी जा सकती है, कैसे लोगों को हेल्प दिया जा सकता है, वो होता है शॉर्ट टर्म मेजर्स। और लॉन्ग टर्म में लोगों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है, वो होता है लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो आइए अब देखते हैं इसको और डिटेल में। The short-term measure consists of setting up of relief camps, free distribution of food, clothes and medicines। तो शॉर्ट टर्म मेजर यानी कि तुरंत जो राहत दिया जाता है सरकार द्वारा, वो होता है राहत शिविर बनाना, फ्री में खाना देना, फ्री में कपड़े, दवाइयाँ, ये सब प्रोवाइड करना लोगों को जो कि पीड़ित हैं बाढ़ से, उन लोगों को। While long-term measure include distribution of seedlings, remission of dues to government, granting of loans and subsidies for construction of houses, compensation of loss of crops, etc। तो जो लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं वो होते हैं बाढ़ पीड़ितों को दोबारा से फसल लगाने के लिए बीज देना, उन लोगों को फिर से अपने घर ठीक करने के लिए थोड़े से फंड देना, और बाकी जो भी उनका नुकसान हुआ है उनको भरपाई करने के लिए लोन प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब आ जाते हैं इस ऐसे के कंक्लूजन पे। इवन दो फ्लड इज़ ए नेचुरल डिजास्टर, बट स्टिल वी कैन स्टॉप द डैमेज डन बाय फ्लड टू एन एक्सटेंट बाय आवर एफर्ट्स। तो बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है, फिर भी अगर हम कोशिश करें तो इससे होने वाले नुकसान को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। Frequent erosion of river banks at different places is one of the major problem which we have to control by proper protection measures in areas like Majuli in Assam। तो नदी के जो पार होते हैं, जो साइड होते हैं, वहाँ से मिट्टी गिरता रहता है, टूटता रहता है, और जो नदी का एरिया है वो बढ़ता रहता है। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि जो मिट्टी है वो गिरे ना, वो जितना एरिया है नदी का उतना ही रहे। खास कर माजुली जैसे जगहों पर जो कि आसाम में है, इन जगहों पर क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी जो है वो नदी पर गिरे ना, और उसका साइज़ जो है, नदी का साइज़, वो बढ़ते रहना नहीं चाहिए। रिस्टोरेशन एंड कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट्स इज़ वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग दिस मेजर। तो अगर हम पेड़ों का ख्याल रखेंगे जो कि नदी के पास है, बेसिकली हमें सभी पेड़ों के ख्याल रखने चाहिए, लेकिन सिर्फ वो जो नदी के पास है उन पेड़ों का भी अगर हम ख्याल रखते हैं तो इससे ज़्यादा मदद होगा, क्योंकि वो जो पेड़ों के जड़ होंगे वो उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और उसके पास का जो मिट्टी है वो धंसकर गिरेगा नहीं नदी पर, और नदी का साइज़ बढ़ेगा नहीं, अच्छे से रहेगा। इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्लड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन द फ्लड प्रोन एरियाज इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर technically qualified people can prepare a successful plan to fight against flood। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन लोगों को जहाँ पे बाढ़ का ख़तरा है ज़्यादा, वहाँ पे जाना चाहिए, और बाढ़ आने पर कैसे उससे मुकाबला करना है उसके लिए एक अच्छा सा सक्सेसफुल प्लान बनाना चाहिए। तो बस यही तक था हमारा ऐसे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपका मार्क कम है तो आप कुछ लाइंस स्किप भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं लास्ट के कुछ लाइंस।
लेकिन अगर आपका कुछ 8 मार्क्स का है या फिर 7 मार्क्स का भी है तो आप पूरा का पूरा लिखिए। और अगर आपको कोई भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि मैंने ये भी पहले बताया था कि आपको अगर HD पिक्चर चाहिए इन दोनों पेजेस का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।